हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सजीव जगत। तो सजीव जगत में अभी पिछले वीडियो में हमने सजीव जगत के बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं सजीव जगत में जैव विक्रम। जैव विक्रम होता क्या है तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी क्रियाएं होती हैं उनको जैव विक्रम के अंतर्गत लेती हैं, जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन। तो ये सब जो हमारी जो है जैव विक्रम के अंतर्गत आती हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जैव विक्रम क्या होता है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर, तो वो मैं अभी आपको पहले बता देता हूँ कि आपको ये क्या करना है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। कहाँ से और भी पढ़ना है तो आप देखेंगे, पहले तो आपके आगे आपका सिलेबस दिया गया है। सिलेबस आपको दिख रहा होगा, नोटिफिकेशन आया था तो उसमें जो सिलेबस दिया गया है तो ये पूरा आपको सिलेबस में दिखा रहा हूँ पहले। इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक बुक, जो कक्षा 8 की बुक है ये। तो आप इसको देख लीजिए, ये हमारी कक्षा 8 की बुक है, वो है हमारी विज्ञान की। तो मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 की विज्ञान की बुक आपको पढ़नी है। यदि आपके पास विज्ञान की बुक नहीं है तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के रूप में। आपको जरूर पढ़नी, क्योंकि आपके सारे टॉपिक जो है इन्हीं बुकों से आए हुए हैं। अब पेपर भी आप देने वाले हैं माध्यमिक का, और इन्हीं इन्हीं बुकों से जो है आपके सारे टॉपिक दिए गए हैं। जैसे पहला देख लेते हैं, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो आपके में एक टॉपिक है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, देख लेते हैं। इसमें होगा फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, खाद्य उत्पादन एवं प्रबंधन। तो खाद्य मतलब होता है हमारा फसल ही है। तो 13वें नंबर पर जो है आपका टॉपिक दिया गया है यहाँ पर। इसके बाद और देख लेते हैं, तो बाकी सारे टॉपिक जो कुछ कक्षा 6-7 में होंगे और कुछ 8 में। तो ये मेरे पास अभी 8 की है तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो इसको भी मैं पूरा कराऊंगा। लेकिन यदि आप अपने उससे पढ़ना चाहते हैं, स्वयं पढ़ना चाहते हैं, तो इसको जरूर पढ़ें, इसके टॉपिकों को, इनके पार्ट को जरूर पढ़ें। बहुत ही सिंपल है, बहुत जल्दी आप एक दिन में एक पीडीएफ को निपटा सकते हैं आराम से, यदि अच्छे से पढ़ें। मित्र एवं शत्रु, हालांकि यह सूक्ष्म जीव हैं तो सूक्ष्म जीव के बारे में ही पढ़ना, जो हमारे मित्र भी हैं और शत्रु भी है, कौन कौन से जीव जो हमारे मित्र होते हैं। इसके बाद हमारा प्लास्टिक के बारे में, तो प्रदूषण से संबंधित में आएगा यह हमारे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है धातु और अधातु। तो पदार्थ, पदार्थ हमने पढ़े हैं ना अभी, धातु अधातु, तो वही है ये हमारे पदार्थ। तो देखिए, पदार्थ वाला भी टॉपिक आपको दिया गया है, देख लीजिए आप। अभी पिछले वीडियो में हम पढ़ भी चुके हैं पदार्थ। हमारा पदार्थ टॉपिक था, यहीं पे थर्ड टॉपिक था, देखिए पदार्थ। तो इसी में आता है धातु एवं अधातु, ये लिखा भी है धातु अधातु गुण। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें, कोयला एवं पेट्रोलियम। तो ये हमारे ईंधन वाले हैं। इसके बाद दहन एवं ज्वाला, तो यह भी इसी में आ जाएगा। पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। कोशिका, तो कोशिका वाला अभी अब हमारे इसी में दिया गया है, कोशिका में संरचना एवं प्रकार। तो अब भी जो है हम पढ़ेंगे तो इसमें है, देखिए 5वां सजीव जगत हम पढ़ रहे हैं, इसमें देखो कोशिका दी गई है आपको, कोशिका तो यह दी गई है। इसलिए आपको जो है ये सारी बुकें जो है पढ़नी है। जंतुओं में जनन, तो इसी के आगे जनन भी दिया गया है हमारा इसमें, ये लिखा हुआ होगा इसमें। अनुवांशिकता या विकास, तो अनुवांशिकता के गुण जो है इसी से आते हैं, इसी से संबंधित हैं। तो थोड़ा बहुत शब्द जो है परिवर्तित किए गए हैं, बाकी जो है सेम ही है। और देख लेते बल, गति एवं दाव, जो क्रिया दिया गया है हमारा, घर्षण भी दिया गया है, ध्वनि भी दिया गया है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो यह सब जो है आपको देखिए, आपको यहाँ तारा एवं सौरमंडल, तो हमारा जो है ब्रह्मांड दिया गया है पहला टॉपिक। प्रकाश, है ना, जलवायु, ये तो प्रदूषण भी दिया गया है, वायु तथा जल। और कक्षा 6 में कुछ प्रदूषण होंगे, ध्वनि प्रदूषण, या 7 में। तो आपको ये तीनों बुकें जो है आपको स्वयं पढ़नी है। बाकी मैं यहाँ पर कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन यदि आप स्वयं पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए मैंने आपको बता दी है कि क्या, यदि आपको टॉपिक नहीं मिल रहे होंगे कि कहाँ से मैं पढ़ूँ, तो मैं आपको बता दूं, सबसे अच्छा जो है, कोई किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 की पढ़िए, ठीक है। आपको कहीं से भी कोई किताब लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको टॉपिक जो है आपको सारे मिल जाएंगे 6, 7, 8 की विज्ञान में। आपको उनको डिटेल से पढ़ना है, उसमें बहुत ही छोटे छोटे डिटेल दी जाती है, तो आपको वो पढ़नी है। उन्हीं से जो है आपके पूछे जाने वाले भी है क्वेश्चन। और इसके साथ जो आप यूट्यूब से देख रहे हैं और अन्य बुक भी पढ़ रहे हैं तो वो पढ़िए, उसको मना नहीं कर रहा हूँ मैं। आप किसी का भी वीडियो देख रहे हैं या कोई और किताब पढ़ रहे हैं किसी लेखक की, तो वो पढ़िए, लेकिन आप एक किताबें जरूर पढ़ लीजिएगा यदि आप चाहते हैं कि आपका पेपर निकले। इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का पेपर जरूर निकले है। तो यही मेरा मकसद है, तभी मैं पढ़ा रहा हूँ कि पेपर निकले कैसे भी करके, तो मैंने आपको बता दिया है। तो आज हम चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो पहला हमारा सजीव जगत में जैविक प्रक्रिया। तो जैविक प्रक्रिया किसे बोलते हैं, तो जो हमारा जो प्रोसेस होती है,
पिक्रम किसे बोलते हैं, तो प्रोसेस को पिक्रम बोलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें जो हमारे आते हैं वो आता है पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन, ये सब जो है जैव पिक्रम होते हैं। पहला है हमारा पोषण। तो पोषण क्या कहलाता है, तो आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप चाहे दौड़ रहे हो, आप चाहे कुछ भी कार्य कर रहे हो, तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके साथ आपको पता है कि यदि आप कुछ भी ना करें तब भी हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारी जो आंतरिक क्रियाएं होती हैं उनको उनको भी जो है अनुरक्षण के बनाए रखने के लिए, अपना कार्यक्रम कार्य करने के लिए जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यही जो है पोषण कहलाता है। जीवों के भोजन ग्रहण करके तथा उसका उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण जो है हमारे दो प्रकार के होते हैं, स्वापोषी, तो या इसको आप बोलते हैं स्वापोषी पोषण। तो स्वापोषी पोषण क्या कहलाता है, तो जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं उसको बोलते हैं हम स्वापोषी। इसमें लिखा भी वही है कि स्वयं के द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करना स्वापोषी पोषण कहलाता है। इसमें जो हमारे आते हैं हरे पौधे तथा कुछ अन्य जीव, तो यह जो है जो स्वयं के द्वारा भोजन बना के पोषण प्राप्त करते हैं उसे बोलते हैं हम स्वापोषी। इसमें जैसे देख लेते हैं, जैसे हमारे हरे पौधों की क्रिया कैसे ये भोजन बनाते हैं और कैसे प्राप्त करते हैं, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए यह जो है प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया को मैंने आपको समझाया है यहाँ पे अच्छे से। तो इसमें जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं पोषण के लिए हमारे हरे पौधों में, वो होती है पत्ती। पत्ती के द्वारा वो अपना जो स्वयं का भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं पत्तियों के जरिए। लेकिन यहाँ पे कैक्टस जो आपने देखा होगा एक पौधा होता है, उसकी पत्तियां जो कांटे का रूप धारण कर लेती हैं। जो कांटे हो दिखते हैं आपको कैक्टस में, वो पत्तियां होती हैं उसकी। तो उसमें जो है आप कह सकते हैं स्वपोषण जो है या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है तने के जरिए होती है। यदि कहीं पूछ ले आपको कि इसमें जो है किसके जरिए जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है, तो उसमें जो है तने के जरिए होती है, क्योंकि उसकी पत्तियां जो है स्वयं कांटे का रूप धारण कर लेती हैं। इस वजह से जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाती हैं। यहाँ आता है आपका पत्ती। तो पत्तियों में देख लेते हैं हम इसमें क्या लिखा है। पौधे के भागों में पत्ती एक महत्वपूर्ण भाग है। अधिकांश पौधों की पत्तियां हरे रंग की होती हैं, और सबसे ज्यादा पूछ लेता है हरे रंग किस वजह से होता है, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो है हमें पत्तियां हरे रंग की दिखाई देती हैं, जिसे आप पैण हरित भी बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं आप पैण हरित, और इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोफिल। तो दो में से कुछ भी लिखा आए तो आप बता देना उसमें कि पैण हरित के कारण जो है हमें पत्तियां हरी जो है दिखाई देती है। इसके बाद जो है पत्तियों का हरा चपटा भाग जो है पैण फलक कहलाता है। जो पत्तियां होती हैं उसका जो चपटा भाग होता है उसको बोलते हैं हम पैण फलक। इसकी दो सतहें होती हैं, एक तो होती है ऊपरी सतह। किसी भी पत्ती की दो सतह होती है, एक होती है ऊपरी सतह, एक होती है निचली सतह। इन सतहों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें पैणरंध्र कहते हैं। आपको याद रखना है इसे हम क्या बोलते हैं। जो छिद्र पाए जाते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, हम देख नहीं सकते उनको अच्छे से। यदि आप देखेंगे धूप में करके तो थोड़ी बहुत आपको दिख भी जाए, तो उसे बोलते हैं पैणरंध्र। निचली सतह पर इन छिद्रों की संख्या अधिक होती है। इन्हीं छिद्रों द्वारा पत्तियां वातावरण से गैस का आदान प्रदान करती हैं, या आप कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं और ऑक्सीजन को छोड़ती हैं इन्हीं छिद्रों के द्वारा। तो इसमें देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे पूर्ण होती है, तो इसमें जो लिखा है मैं आपको बता देता हूँ ऐसे ही कि किसी भी पौधे की जड़ों के द्वारा जो है जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित किया जाता है या शोषित किया जाता है। इसके द्वारा जो है इस जल को पत्तियों तक जो है तने के माध्यम से यह पहुंच जाता है। तने के माध्यम से पत्तियों में जो है पर्णहरित पाया जाता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरित बहुत ही अधिक आवश्यक होता है। इसके साथ जो है अब हमको चाहिए सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश सीधे मिलता है। साथ में चाहिए होता है CO2 गैस, क्योंकि CO2 गैस के द्वारा ही जो है वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूर्ण करती है। तो CO2 गैस को वह पर्णरंध्रों के द्वारा वातावरण से ग्रहण कर लेता है पौधा। जो पौधे की पत्तियां होती हैं वह वातावरण से CO2 को ग्रहण कर लेती हैं पर्णरंध्रों के माध्यम से। तो यहाँ पर जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसमें जो है होती है हमारी, ये यहाँ नीचे लिखा है, आप अंकों को नहीं देखिएगा। हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश प्लस क्लोरोफिल या पर्णहरित, इनकी हमें आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए। जिससे जो बनता है यह बनता है ग्लूकोज। पौधे जो बनाते हैं वो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला आपका होता है C6H12O6। या जो है हमेशा पूछ लेता है
कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, तो उसका फॉर्मूला है आपका C6H12O6 से। इसके साथ जो बनती है हमारी ऑक्सीजन, साथ में जल, इसके बाद बनता है क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल के कारण जो है हमारा हमको हरी पत्तियां दिखाई देती हैं, हरा रंग दिखाई देता है पत्तियों का। तो इसमें जो आप देखेंगे कि जल, जो आपने यहाँ पर देखा है जल, तो इसमें जो एक्स्ट्रा जल होता है उसको वाष्पीकरण के द्वारा जो है इसके पर्णरंध्रों के माध्यम से वो वातावरण में निकाल देती है पत्तियां। एक्स्ट्रा जल को वातावरण में वाष्पीकरण के द्वारा निकाल देती हैं पत्तियां पर्णरंध्रों के द्वारा। यहाँ पे भी आगे जो है देख लेते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट दिए गए। प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरित की उपस्थिति आवश्यक होती है। ओके, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। यह भी क्वेश्चन जो है पूछ लेता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है किस प्रकाश में सबसे अधिक होती है, तो लाल रंग के प्रकाश में जो है सबसे अधिक होती है, बैंगनी रंग में सबसे कम होती है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारा प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है, C6H12O6 होता है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अंदर लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं, निकालते हैं। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे से निकली ऑक्सीजन हमारे वातावरण को शुद्ध करती है। ओके, कैक्टस आप जिसे नांगफनी भी बोलते हैं, पौधे में प्रकाश संश्लेषण उसके हरे तने के माध्यम से होता है क्योंकि पत्तियां कांटे का रूप ले लेती हैं। तो यह मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रकाश संश्लेषण की जो है प्रक्रिया यहाँ पूर्ण हो रही है। इसके बाद आता है हमारा बाष्पोत्सर्जन। तो बाष्पोत्सर्जन क्या है, तो मैं अभी बताया भी था मैंने अभी आपको कि जो जड़ के द्वारा जल एवं खनिज तत्वों को सोख लिया जाता है, तो इसमें जो जल की अतिरिक्त मात्रा होती है, जो जड़ों द्वारा जो जल अवशोषित किया जाता है पौधे की जड़ द्वारा, उसकी जो अतिरिक्त मात्रा होती है जल की, उसको जो है बाष्प उत्सर्जन द्वारा जो है पत्तियां अपने पर्णरंध्रों के माध्यम से बाहर निकाल देती है। पर्णरंध्रों के माध्यम से जो है बाष्पोत्सर्जन की द्वारा बाहर निकाल देती है। और जो हमारा बाष्पोत्सर्जन है उसको नापते किससे है, तो उसको नापते हैं हम पोटोमीटर से। बाष्पोत्सर्जन को नापा जाता है पोटोमीटर से, तो आपको ये याद रखना, पोटोमीटर से। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रक्रिया में के जो चरण हैं उनको बताया गया है कि कौन कौन से चरण होते हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। तो जो पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, हमारा पर्णहरित उपस्थित होता है, उसके द्वारा ही जो है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। इसीलिए प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि क्लोरोफिल न हो तो वह प्रकाश को अवशोषित नहीं कर सकती। इसके बाद प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है या बदला जाता है। नेक्स्ट है आपका जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होता है या टूटते हैं। जो H2O जो लेते हैं जड़ों द्वारा, पौधे की जड़ों द्वारा, तो उसका जो है टूटता है वो किसमें, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन के रूप में। इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है या ग्लूकोज के रूप में अपचयन होता है। इसमें कुछ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम पहले। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत है तो सौर विकिरण जो है, जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, सौर विकिरण, या आप कह सकते हैं सौर से जो आता है प्रकाश, उसको बोलते हैं। पौधे द्वारा जल प्रकाश पर्णहरित कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के बनाने को क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश, ये चारों जो है अति आवश्यक होते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। स्थलीय पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस प्राप्त करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्राप्त करते हैं स्थलीय पौधे। इसके बाद है पत्ती की कोशिकाओं में जल शिरा से किस क्रिया द्वारा पहुंचता है, तो वो है आपका परासरण द्वारा। पत्ती की कोशिकाओं में जल जो है शिरा से किस क्रिया द्वारा पहुंचता है, तो वह है परासरण के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट आपका पत्ती की कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से किस क्रिया द्वारा पहुंचती है, तो पहुंचती है विसरण द्वारा। तो आपको ये याद रखना है, परासरण और विसरण। नेक्स्ट है आपका पत्तियों के हरे रंग का क्या कारण है, तो पत्तियां जो हरे रंग की दिखाई देती हैं वो दिखाई देती है हमको क्लोरोफिल के कारण, या उसको बोलते हैं पर्णहरित के कारण। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल कितने घटक के होते हैं, तो 4 घटक होते हैं क्लोरोफिल के। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड सेकंड है आपका इसमें कैरोटीन तथा जेथोफिल। तो 4 प्रकार के क्लोरोफिल के घटक होते हैं आपके। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्लोरोफिल प्रकाश में किस रंगों को ग्रहण करता है, तो बैंगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। ये तीनों रंगों को याद रखना है, पूछ लेता है कि क्लोरोफिल प्रकाश में
किन रंगों को ग्रहण करता है, तो वो कहता है बैगनी, नीला और लाल, क्योंकि इन्हीं रंगों में जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। लेकिन सबसे अधिक जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है वो होती है लाल रंग में, और सबसे कम होती है बैगनी रंग में। तो इन्हीं तीनों रंग में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है। इसका नेक्स्ट है आपका प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे अधिक होती है, तो लाल रंग में। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे कम होती है, तो बैगनी रंग में। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन और अपचयन की प्रक्रिया है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल का उपचयन किसके निर्माण से होता है, तो वो होता है ऑक्सीजन की। इसका नेक्स्ट है आपका, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उपचयन भी होता है और अपचयन भी होता है, दोनों होते हैं। विघटन भी होता है और साथ में संघनन, या जुड़ते भी है, कुछ तत्व बनता भी है, कुछ तत्व टूटता भी है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन किसके निर्माण में होता है, तो ग्लूकोज के निर्माण में। ग्लूकोज का निर्माण जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है आपका रासायनिक प्रकाशहीन अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के फलस्वरूप क्या बनता है, तो शर्करा या स्टार्च, जिसे आप ग्लूकोज भी बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अभी ऊपर ही पड़ा अपचयन से क्या बनता है आपका शर्करा या स्टार्च या ग्लूकोज C6H12O6 से। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है विषमपोषी पोषण। अभी हम पढ़ रहे थे स्वयंपोषी पोषण, यहाँ पे आता है विषमपोषी पोषण। जब कोई जीव या अन्य जीव द्वारा बनाए गए भोजन या पोषण प्राप्त करता है उसे हम बोलते हैं विषमपोषी पोषण। या कह सकते हैं, या जब कोई जीव या कोई पौधा दूसरों पर निर्भर हो भोजन के लिए, तो उसको बोलते हैं विषमपोषी पोषण। जैसे अमरबेल जीव जो है विषमपोषी पोषण। इसके बाद मैत्रजीवी जो है हमारे विषमपोषी पोषण में आ जाएगा। इसके बाद जो मानव हैं, हम हैं, यह भी हम लोग भी विषमपोषी पोषण में आ जाएंगे, क्योंकि जो है हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। घर में खाना बनाने को स्वयं भोजन बनाना मत समझ लीजिएगा, ठीक है। अब हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, पौधों के माध्यम से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कोई भी जीव है तो वह भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। इसके बाद आता है हमारा श्वसन। तो श्वसन किसे बोलते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं सांस लेने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, श्वसन कहते हैं। श्वसन जैव प्रक्रम के अंतर्गत आने वाली एक प्रक्रिया है। श्वसन शब्द के आते ही भ्रम पैदा होता है, क्योंकि श्वसन दो तरह का होता है। तो श्वसन होते हैं हमारे यहाँ पर दो प्रकार के। पहला होता है श्वसन, केवल श्वसन यहाँ पर, और दूसरा आपका कोशिकीय श्वसन। तो श्वसन किसे बोलते हैं, जब हम वातावरण से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम श्वसन बोलते हैं। कोशिकीय श्वसन को देख लेते हैं। तो जो जीवों के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर जो प्रक्रिया होती है, और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो पोषण तत्वों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो कोशिकाओं द्वारा जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए, कोशिकाओं द्वारा पोषक तत्वों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो आंतरिक प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। और केवल श्वसन जो हमारा है वो है जो वातावरण से हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। देखिए श्वसन में दोनों आएंगे, सिर्फ लेना नहीं आता, छोड़ना भी आता है। तो ऑक्सीजन को लेना और CO2 को छोड़ना, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या, श्वसन। इसमें आ जाता है आपका अवायवीय श्वसन, और एक होता है आपका वायवीय श्वसन। तो इनको अच्छे से समझ लीजिएगा, ये पूछ लेता है अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को बोलते हैं अवायवीय श्वसन। ध्यान से समझिएगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को बोलते हैं अवायवीय श्वसन, और एवं वातावरण या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को बोलते हैं हम वायवीय श्वसन। इसके साथ इसमें और कुछ है, देख लीजिए आगे। यह प्रक्रिया किण्वन के समान ईस्ट में होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरूवेट अम्ल का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं। यह है CH3COCOOH, जो है हमारा पायरूवेट अम्ल का जो फॉर्मूला है, हमारा रासायनिक फॉर्मूला, वह है CH3COCOOH। यह जो है अपघटक होकर जो टूटता है, तो यह बनता है, इससे जो निकलती है वो बनती है हमारी CO2 H2O ऊर्जा, तो यह प्राप्त होती है। इसे हम बोलते हैं पायरूवेट अम्ल। कि विघटन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ एथेनॉल की जगह लैक्टिक एसिड भी बनता है। तो लैक्टिक एसिड क्यों बनता है मैं आपको बता देता हूँ। लैक्टिक एसिड बनने का कारण होता है ऑक्सीजन की कमी। यदि ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है तो वहां पर जो है हमारा पायरूवेट अम्ल बदल जाएगा लैक्टिक एसिड में। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ यह किसमें बदल जाएगा, लैक्टिक एसिड में। यदि लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति है
तो हमारा पारुवेट अम्ल जो है वो बदलेगा कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो लैक्टिक अम्ल का बनना परिस्थिति विशेष पर निर्भर करता है। यदि ऑक्सीजन की कमी है तब वो है लैक्टिक एसिड के रूप में परिवर्तित हो जाता है जो हमारा पारुवेट अम्ल है, और यदि ऑक्सीजन की कमी नहीं है तो वो जो हमने बताया आपको CO2 H2O और ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं वायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। श्वसन वायवीय श्वसन कहलाता है जो वातावरण या ऑक्सीजन की उपस्थिति वायु की उपस्थिति में हो। वायु की उपस्थिति में होने वाले श्वसन की प्रक्रिया में पारुवेट अम्ल विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाता है और साथ से इसमें क्या है ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जो अभी हमने बताया कि जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो तो यह जो है लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है हमारा पारुवेट अम्ल, और जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं ऊर्जा के रूप में परिवर्तित है। तो आपको याद रखना है पारुवेट का जो आपका फॉर्मूला है रासायनिक फॉर्मूला वो है CH3COCOOH, यह जो है आपका उसका फॉर्मूला है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा बहन। तो बहन किसे बोलेंगे, तो बहन किसे बोलते हैं, तो बहन को समझ लीजिएगा कि हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एवं जो हमारे पोषक तत्व होते हैं तो इनको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान या पूरे शरीर में जो है पहुंचाने का कार्य जो है कौन करता है, रक्त करता है। तो इस रक्त द्वारा जो है पोषक तत्वों को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड आदि सारे पदार्थों को रुधिर जिसे आप बोलते हैं ब्लड या खून द्वारा वहन किया जाता है। इसी को हम बोलते हैं वहन, सभी अंगों में पहुंचाया जाता है। इसके लिए हमारे शरीर के रुधिर नलियों या आप कह सकते हैं जो हमारी नसें होती है ना उनको बोला है खून की नसें, तो रुधिर नलियों परिपथ का उपयोग किया जाता है। हमारा हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है जो है खून को प्रेस करता रहता है, जो रुधिर खून के इन नलियों के द्वारा सारे जगहों पर अर्थात सभी ऊतकों तक भेजता है, जिसे आप टिश्यू भी बोलते हैं, ऊतक को क्या बोलते हैं, टिश्यू। तो सारे ऊतकों तक जो है पंप द्वारा भेजा जाता है, हमारे हृदय के पंप द्वारा ब्लड को भेजा जाता है। और इस ब्लड में जो है हमारे पोषक तत्व, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य जो हमारे तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं, इनको पहुंचाया जाता है। इसको हम बोलते हैं वहन। इसके बाद जो है ब्लड के अलावा एक और होता है लसिका। तो लसिका भी एक प्रकार का द्रव होता है जो हमारे अंदर पाया जाता है, वहन में सहायता करता है, आप कह सकते हैं वहन वाली प्रक्रिया में सहायता करता है, ऊतकों तक जो है इन पोषक तत्वों को ले जाने का कार्य करता है। तो उसको लसिका भी बोलते हैं। एक साथ में जो है ब्लड तो मेन कार्य करता ही है, इसके बाद जो एक और तत्व है हमारा वो है लसिका। इसके बाद आता है पादपों में परिवहन। तो पादपों में परिवहन क्या कहलाता है, तो अभी जो है हमारे जंतुओं का, अभी ये मैंने बताया वहन जो है यह जंतुओं के लिए बोला गया है। इसके बाद है पादपों में वहन, या आप कह सकते हैं पेड़ पौधों में वहन जो होता है, तो उसमें भी जो है जाइलम के माध्यम से जो है वहन होता है। इनके अंदर भी टिश्यू होते हैं, नलियां जो है पूरे उसमें फैली रहती हैं पूरे पौधे के अंदर, तो उसके माध्यम से जो है ऊतकों तक जो है जल का परिवहन होता है। तो इसको बोलते हैं पादपों में परिवहन। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं उत्सर्जन। तो उत्सर्जन क्या कहलाता है हमारा, उत्सर्जन को आप बोल सकते हैं कि जो पादप होते हैं या जंतु होते हैं, मानव होते हैं, तो हमारे शरीर में जो बचे हुए हानिकारक पदार्थ होते हैं, वैध पदार्थ होते हैं, तो इनको बाहर निकालना या निष्कासन करना, उसको बोलते हैं हम उत्सर्जन। जैसे आप समझ सकते हैं मानव में जो है उत्सर्जन मूत्र वाहिनी के जरिए होता है या बाथरूम के जरिए, जो हमारे अंदर हानिकारक या वैध पदार्थ है उनको निकालने के लिए, उसी को बोलते हैं उत्सर्जन। इसके अलावा पौधों में जो उत्सर्जन होता है वो होता है जल के द्वारा। जल में जो है वह उसके जो एक्स्ट्रा या आप बोल सकते हैं हानिकारक पदार्थ हैं, तो उसके माध्यम से जो है पौधा जो है अपने जल में जो है विसर्जित कर देता है उनको, वो जल के माध्यम से वो तत्व जो है बाहर निकल जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे उत्सर्जन क्या कहलाता है। उत्सर्जन कहलाता है हानिकारक युक्त जो हमारे वैध पदार्थ हैं उनका निष्कासन करना ही उत्सर्जन कहलाता है। मानव जो है किसी मानव या आप कह सकते हैं बहुकोश के जो जीव होते हैं वो विशेष अंगों का उपयोग करते हैं उत्सर्जन के लिए, और एक कोश के जीव जो होते हैं वह जो है जल के माध्यम से जो है अपना ये हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन कर देते हैं। तो आप समझ गए होंगे उत्सर्जन क्या है। इसमें आते हैं, इसके बाद कुछ क्वेश्चन है हमारे, तो देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन कौन कौन से दिए गए हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है, तो ग्लूकोज का। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जो सेल होते हैं हमारे वो किसका उपयोग करते हैं, तो वो करते हैं ग्लूकोज का। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचाई जाती है, तो वो है विसरण द्वारा, यह हम देख चुके हैं अभी, विसरण द्वारा। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है, तो वो कहलाती है विघटन। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है, तो पोषण जो है जैव प्रक्रम के अंतर्गत, उत्सर्जन, श्वसन, तो यह सब जो है जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है।
बहन बहन तो बहन नहीं दिया गया इसमें, तो चारों जो है आपके जैविक के अंतर्गत आते हैं। यह आपको याद रखने हैं, आपको अभी सिर्फ आपको ये 4 पॉइंट याद रख लेंगे तो बाकी आपको बन जाएंगे, स्वयं बन जाएगा। इसके बाद है प्लांट में जाइलम का क्या काम है, तो पानी का परिवहन करने का। छठवां क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो वो है उत्सर्जन का। इसका नेक्स्ट है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो वो है जल के वहन में। जो है पौधों में जाइलम जो होता है उत्तरदायी होता है जल के वहन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो उपरोक्त सभी है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। तो स्वपोषी पोषण के लिए जो हमें आवश्यक है, यह चारों चीजें जो है आवश्यक होती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए भी आप कह सकते हैं, या स्वपोषी पोषण के लिए कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देती है, और यह क्रिया होती है, तो कब होती है, यह जो क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, लेकिन किसकी उपस्थिति में होती है, यह होती है हमारी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। पाइरूवेट से जब हमारा जो है ऑक्सीजन, जल और ऊर्जा कब प्राप्त होता है, जब ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति हो, तो यह जो क्रिया होती है वह होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आपको याद रखना है पाइरूवेट का फॉर्मूला, रासायनिक फॉर्मूला जो आपको याद होगा, CH3COCOOH। वह द्रव्य है जो वहन में भी सहायता करता है, तो कौन सा है, अभी हम पढ़ चुके हैं, आपको इसका उत्तर जो कमेंट बॉक्स में करना है। जो ब्लड तो है, इसके अलावा भी एक द्रव्य है, तो आपको उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारी आज का जो वीडियो है खत्म होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फ्रेंड्स कमेंट जरूर कीजिएगा यदि आपको कोई दिक्कत आती है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी से जल्दी जो है फ्रेंड्स मेरे जो है शायद 12 के जो होने वाले हैं, तो 12 के जो है सब्सक्राइबर करा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।